हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे ऑनलाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह किताब एसके झासर पब्लिकेशन का है। तो क्लास 2 में हम लोग 300 क्वेश्चन तक बात किए थे। आज हम लोग 300 क्वेश्चन के बाद यानी कि 301 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 301 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेरेन्काइमा जो होती है वो भोजन का क्या करती है। तो भोजन का संग्रह कौन करती है? पेरेन्काइमा करती है। किस में करती है? तो ये पेड़ पौधे यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो यदि आप स्टार्ट करते हैं, यदि स्क्लेरेन्काइमा पढ़ते हैं, पेरेन्काइमा पढ़ते हैं, तो 300 नंबर से यहाँ पे 300 नंबर से स्टार्ट होता है ये सब क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो 300 नंबर का है, सबसे पहले समझिए कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है इसे किसके द्वारा होती है? तो रंध्र के द्वारा होता है। पत्ती में जो छिद्र पत्ता होती है ना, पत्ती में पाया जाता है छिद्र का, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। पेरेन्काइमा क्या करती है? भोजन को संग्रह करती है। ठीक उसी प्रकार से फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी क्या है? जीवित होता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फ्लोएम रेशा जो से किस प्रकार होती है? तो फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जो होती है सो जीवित होती है। अगला क्वेश्चन है रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त जो से क्या है? तो रक्त जो है एक प्रकार की तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। तो शरीर में जो भी पदार्थ प्रवेश करता है तो वो किससे होकर गुजरता है? तो एपिथेलियम के परत से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है यहार नाल तथा मुंह के अस्तर सल्की जो होती है सो किससे ढकी होती है? तो यहार नाल तथा मुंह के अस्तर जो सल्की जो ढकी होती है वो एपिथेलियम से ढका होता है। क्या होती है? एपिथेलियम से ढका होता है। तो आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहार नाल तथा मुंह के अस्तर जो है, मुंह के अस्तर जो है, ओठ के अस्तर जो है किसमें यानी कि एपिथेलियम से ढका है। अगला क्वेश्चन है जहाँ पचित भोजन का अवशोषण होता है तथा स्राव होता है वहाँ भीतरी अस्तर जो होती है सो स्तंभाकार एपिथेलियम से ही बना होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा जहाँ भोजन का अवशोषण होता है तथा स्राव होता है वहाँ का भीतरी अस्तर जो से किससे बनी होती है? तो वो भी एपिथेलियम की बनी होती है। क्या होती है? एपिथेलियम से बना होता है। प्लाज्मा रक्त के शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ का सम्मोहन करता है। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा का कार्य क्या है? तो प्लाज्मा का जो कार्य है वो शरीर के पचे हुए भोजन यानी हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को क्या करती है? परिवहन करती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है एरिओलर संयोजी ऊतक जो होती है अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऊतक जो है अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है? तो एरिओलर संयोजी ऊतक जो होती है वो अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी ऊतक और विभोजक ऊतक का ही एक प्रकार का होता है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी ऊतक जो है सो किस प्रकार की ऊतक यानी कि विभोजक ऊतक मतलब होता है कि जो विभाजित होता है। तो विभोजक ऊतक का ही एक प्रकार होता है, लेकिन क्या पूछा है कि जो विभाजन की क्षमता खो चुका है। तो अस्थायी ऊतक होता है, अस्थायी ऊतक जो होती है सो विभाजन की प्रक्रिया या खो चुका है, इसमें विभोजक तक नहीं होता है यानी कि विभाजन नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ऊतक जो सो विभाजन की क्षमता खो चुकी है? तो अस्थायी ऊतक खो चुकी है। और अस्थायी ऊतक किसका पार्ट है? तो विभोजक के ही एक प्रकार की पार्ट है। तने की परिधि पार्श्व विभोजक ऊतक के कारण बढ़ता है। पूछेगा क्वेश्चन तने की परिधि जो बढ़ती है सो किसके कारण से बढ़ती है? तो पार्श्व विभोजक ऊतक के कारण ही बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है वाहिनिकाएँ में
छिद्रिल कोशिकाएं भित्ति नहीं होती है। पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहिनी काय में कौन सी कोशिका भित्ति नहीं होते हैं, तो वाहिनी काय में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। छिद्रिल कोशिका भित्ति जो होती है सो वाहिनी काय में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, बाहर हो गया यानी कि बाहर त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव जो करती है गैसों का विनिमय वाष्पोत्सर्जन है। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहर त्वचा का कार्य क्या है। जो बाहर में जो स्किन पाया जाता है मानव शरीर के बॉडी में, सो उसका त्वचा का कार्य क्या है, तो इसका कार्य यही है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में से यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव में गैसों का विनिमय होती है, विनिमय और वाष्पोत्सर्जन है। तो गैसों का विनिमय जो होती है सो त्वचा के द्वारा होती है, और वाष्पोत्सर्जन जो होती है पानी जैसे पसीना बाहर निकालती है, ये त्वचा के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशीय ऊतक में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो संकुचनशील प्रोटीन जो पाई जाती है सो पेशीय ऊतक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 304 नंबर का, सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक क्या होता है। तो सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक जो होती है सो लोप होती है, केंद्रक लोप हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक क्या हो जाता है, केंद्रक लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधा में जल ह्रास की दर में कमी होती है, उसे वो किससे होती है। तो मरुस्थलीय पौधे में जल ह्रास की दर में कमी क्यूटिल से होता है। किससे होती है, क्यूटिल से होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है 316 नंबर का, कॉर्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की प्रागमनता समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्क कोशिका में किसके कारण से जल तथा गैस की प्रागमनता जो होती है सो समान हो जाती है, तो वो सुबेरिन के कारण होती है। किसके कारण होती है, सुबेरिन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिनिकी में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक जो पाया जाता है सो किसमें पाया जाता है, तो वाहिनिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। अरस्तु ने क्या किया था, जीवों का वर्गीकरण जो किया था उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया था, तो उनके स्थल हो गया, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। तो अब हम लोग देखते हैं 319 नंबर का क्वेश्चन। तो 319 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो 319 नंबर पे क्वेश्चन पे हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। 319 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है, जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम कब दिया गया था, तो 1859 में दिया था। जैव विकास की इस अवधारणा किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। डार्विन की पुस्तक कौन थी, तो डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अवधारणा दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो होती है सो जाति होती है। कवक विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कवक जो ऐसे किस प्रकार की जीव है, तो विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। क्वेश्चन आता है, कवक जो है सो किस प्रकार की जीव है, तो कवक जो है विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। अगला क्वेश्चन है, लाइकन सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक एवं शैवाल के बीच पाए जाने वाले के नाम बताएं। तो कवक एवं शैवाल के बीच जो पाया जाता है सो क्या पाया जाता है, यानी कि लाइकन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइकन पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में संवहन के लिए क्या नहीं पाया जाता है? विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में संवहन के लिए क्या नहीं पाया जाता है? तो विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ी संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है सो आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा जो है सो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतु में होता है। आर्थ्रोपोडा में रुधिर रुधिर जो है सो वहिकाओं में नहीं बहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा में रुधिर किस में नहीं बहता है? तो वहिकाओं में नहीं बहता है। अगला क्वेश्चन है मोलस्का जो होती है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो मोलस्का संघ जो है सो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। क्या? मोलस्का है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ तो मोलस्का है। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसमें जो होती है खुला संवहन तंत्र होता है तथा उत्सर्जन तंत्र। तो मोलस्का संघ के जंतु में जितना पाया जाता है, मोलस्का संघ के अंतर्गत जितना भी जंतु आता है सब में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है और खुला संवहन तंत्र होता है। इकानोडर्मेटा जो है किस प्रकार के अंतर्गत जीव रखते हैं? तो इकानोडर्मेटा जो है सो समुद्री जीव को रखते हैं, जैसे कि अर्चिल हो गया, स्टारफिश हो गया और इत्यादि हो गया और कई हो गया। तो इकानोडर्मेटा यानी कि समुद्री जीव है। इकानोडर्मेटा में सभी समुद्री जीव को शामिल किया गया है। उभयचर में बाहर कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे कि मेढक हो गया, सेलामेंडर हो गया, टोड हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा उभयचर में बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें सल्क नहीं पाया जाता है, क्योंकि उभयचर जो है जैसे कि मेढक है, मेढक में क्या पाई नहीं जाती है? इसमें बाह्य कंकाल भी नहीं पाई जाती है और सल्क भी नहीं पाई जाती है। जितना भी उभयचर के प्राणी है, उभयचर के अंतर्गत जितना भी आता है सल्क नहीं पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है? और उसके अंदर बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इकानोडर्मेटा में चलने के लिए नालपाद होता है, यानी कि इकानोडर्मेटा के अंतर्गत जितना भी जंतु आता है किसके सहायता से चलती है? तो नालपाद के सहायता से चलती है। तो इकानोडर्मेटा के में चलने के लिए नालपाद होता है। सिलिटेंट्रा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सिलिटेंट्रा में किस प्रकार की अंग नहीं पाया जाता है? तो सिलिटेंट्रा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। गति की परिभाषा तथा समीकरण जो से किसने दिया था? तो गति का परिभाषा और समीकरण जो दिया था सो किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है गति का नियम न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि गति की परिभाषा किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। समीकरण किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम जो दिया था सो न्यूटन दिया था। किसने दिया था? न्यूटन दिया था। और गति का नियम जो से कितना प्रकार की है? 3 प्रकार की है। अगला क्वेश्चन है अनंत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई अनंत तल पर कोई पिंड ही उतना ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो किसी भी अनंत तल पर जितना ऊंचाई से छोड़ेंगे उतना ही ऊंचाई तक ही वो जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। अगला क्वेश्चन है गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाहर बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए एक संतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोली की गति को बदलने के लिए किस प्रकार के बल रखना चाहिए? तो असंतुलित बाहर बल रखना चाहिए। और गोली की गति को स्थिर यानी कि समरूप एक रूप में बनाए रखने के लिए
एक रूप में बनाए रखने के लिए किसका जरूरी होती है, कौन सी बल की, तो संतुलित बल की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने किस घड़ी का आविष्कार किया था। तो गैलीलियो ने लोलक घड़ी का आविष्कार कब किया था, 1640 में। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रह के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना पृथ्वी के बारे में, ना पृथ्वी की ओर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रह के बारे में कौन बताया था। तो ग्रह के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था वो गैलीलियो ने बताया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह ने लगाता है, और किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। पृथ्वी के चारों ओर चक्र जो से नहीं लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्र लगाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्यमान जो से क्या मापता है। तो द्रव्यमान जो है से किसी भी वस्तु के जड़त्व का मापता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था संवेग के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन जो होता है सो टी तो एक समान वेग से होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विस्थापन जो से किसके समानुपाती है। तो विस्थापन यदि टी के समानुपाती होती है तो एक समान वेग होती है। यदि विस्थापन यदि समानुपाती होती है, समय के स्क्वायर के समानुपाती होती है, तो वह एक समान त्वरण होता है। तो क्या होता है, एक समान त्वरण होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान जो होती है सो त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान जो होती है सो त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, मकर ध्वज के रूप में किसको जाना जाता है। तो मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है मकर ध्वज के रूप में। सोना की शुद्धता को मापने के लिए किसका नियम करते हैं, किसका नियम का पालन करते हैं। तो सोने की शुद्धता मापने के लिए हम लोग आर्किमिडीज के नियम का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्किमिडीज के किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो सोने की शुद्धता को मापन के लिए। अगला क्वेश्चन है, जूल ने ऊर्जा संरक्षण के लिए नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांकन के मान की खोज किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को सत्यापित किसने किया है, तो जूल ने किया है। तथा आंतरिक तुल्यांक के मान की खोज किसने किया है, तो जूल ने किया है। श्रीलंकी एक प्रकार की पतला स्प्रिंग होता है। क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंकी जो से क्या होती है, तो एक प्रकार की स्प्रिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अनंत पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछता है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। अंतिम और प्रारंभिक जो शुरुआत में ऊंचाई होती है वो दोनों के अंतर पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, जो एक प्रकार की क्या है, तो ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव जो होती है सो एक पर कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, या एक प्रकार जो है सो आंतरिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संरक्षण के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए जो होती है सो माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी व्याख्या किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। तो प्रकाश जो होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो हर्ट्ज ने की थी। और इसकी व्याख्या किसने की थी, तो आइंस्टीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं।
तो एकल आवृत्ति की साउंड को हम लोग टोन के नाम से जानते हैं। कौन सी नाम से जानते हैं? टोन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूछता है कि अनेक आवृत्ति के साउंड को हम लोग क्या करते हैं? तो अनेक आवृत्ति जो होती है, ध्वनि होती है, उसको हम लोग स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा को हम लोग ध्वनि तीव्रता के नाम से जानते हैं। ध्वनि की तीव्रता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 355 नंबर का। तो अब हम लोग 355 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं 355 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। तो अब हम लोग 355 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग फाइनली जो इसे 355 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता जो है 25 kHz तक की ध्वनि सुन सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कुत्ता जो से कितना तक की ध्वनि सुन सकता है? तो 25 kHz तक ध्वनि जो है सो सुन सकती है। यानी 25 के क्या होता है? यानी कि 25,000 क्या होती है? 25,000। ये HZ जो से क्या होती है? HZ जो होती है उसको आवृत्ति को नापते हैं। किसको नापते हैं? आवृत्ति को मापते हैं। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी इतना सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चूहा तथा चमगादड़ प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूहा तथा चमगादड़ जो से कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो प्राध्वनि जो है सो उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। अगला क्वेश्चन है प्राध्वनि का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो प्राध्वनि का उपयोग जो हम लोग करते हैं सो धातु के ब्लॉक में दरार तथा अन्य दोषों को पता लगाने के लिए करते हैं। यानी धातु के ब्लॉक में जो दरार आता है तो ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों को पता लगाने के लिए करते हैं। तो धातु को ब्लॉकों में किसके दरार को पता लगाने में करते हैं और दोषों को पता लगाने में करते हैं। आंतरिक कर्ण में कर्णवाद द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तन कर दिया जाता है। आंतरिक कर्ण में जो होती है सो कर्णवार्त द्वारा जो होती है दाब परिवर्तनीय को किसमें चेंज कर देती है? विद्युत संकेतों में परिवर्तन कर देता है। अगला क्वेश्चन है बिछोप जो गमन करती है। अगला क्वेश्चन है विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि जो से वायु में गमन करती है तो किसके कारण करती है? तो विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है कुछ प्रकार का कैंसर आनुवांशिक असमानता के कारण होता है। कुछ प्रकार का कैंसर जो होता है सो आनुवांशिक असमानता के कारण होता है। वायरस से होने वाली सामान्य रोग खांसी हो गया, जुकाम हो गया, क्या हो गया? खांसी हो गया, जुकाम हो गया और इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू तथा एड्स इत्यादि से होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस से होने वाला सामान्य रोग कौन कौन सी होती है? तो खांसी होती है, जुकाम होती है, इन्फ्लुएंजा होती है, डेंगू होती है और एड्स भी होती है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड जो होती है, टाइफाइड हैजा क्षय रोग जो होती है सो किसके कारण से होती है? तो टाइफाइड होती है, हैजा होती है, क्षय रोग जो होती है सो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है। अगला क्वेश्चन है स्टेफाइलोकोकाई जो होती है बैक्टीरिया मुहासे का कारण से होती है। स्टेफाइलोकोकाई जो होती है सो बैक्टीरिया मुहासे का कारण होती है। प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा जो होती है निर्दालु रोग का कारक है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटोजोआ टिप्रोनोसोमा जो है सो निर्दालु रोग का कारक है। लिस्मेनिया जो है सो काला जार रोग होती है, उसका कारक है कौन? लिस्मेनिया। अगला क्वेश्चन है कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को ख़त्म करता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को ख़त्म कौन करती है। तो बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता जो ख़त्म करती है सो कवक करती है। कौन करती है? कवक करती है। इसलिए उपयोग हम लोग एंटीबायोटिक बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कवक का प्रयोग करते हैं। विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। यानी कि एंटीबायोटिक जो बनाया जाता है सो कवक से ही बनाया जाता है, विषाणु से नहीं बनाया जाता है। किसमें? क्योंकि इसमें जो है कोई प्रकार का गुण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है नई कोशिकाओं को बनने की प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रम को हम लोग शोध कहते हैं। क्या कहते हैं? शोध कहते हैं नई प्रक्रम बनाने की क्रम को। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया रोग होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीलिया रोग किसके कारण से होती है। तो हेपेटाइटिस के का कुछ वायरस से ही पीलिया रोग होती है। हेपेटाइटिस और हैजा जो है सो दूषित जल से होता है। हेपेटाइटिस और हैजा किसके कारण से होती है? तो दूषित जल से हेपेटाइटिस और क्या होती है? हैजा होती है। किससे? दूषित जल से। अगला क्वेश्चन है शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% जो होती है सो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है, CO2 की मात्रा जो होती है सो कितनी होती है? तो 95 से 97% होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री जीव जल में घुले हुए कार्बोनेट से क्या बनाते हैं? तो अपना कवच बनाते हैं। या अपना कवच किससे है, किसके माध्यम से बनाती है? तो कार्बोनेट के माध्यम से बनाती है। कार्बोनेट के माध्यम से बनाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है वायु जो होती है सो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है। वायु जो होती है सो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज जो होती है 120 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज जो होती है सो कितना होती है? तो 120 से होती है 110 डिग्री सेल्सियस तक। वायु की गति जो किस पर आधारित होती है? तो वायु की गति दाब प्रवणता के पर आधारित होती है। दाब प्रवणता पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है लाइकन जो होती है सो SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करती है। तो लाइकन कहाँ वृद्धि नहीं करती है? जब जिस जंगल में यानी कि जहाँ पर SO2 की मात्रा उपस्थित है वहाँ लाइकन जो है वो वृद्धि नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया OT की उपस्थिति में संभव नहीं होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो होती है किसकी उपस्थिति में संभव नहीं होती है? तो O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होती है। खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो होती है सो कितना यानी कि अधिक होती है। खाद में अल्प मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो खाद में अल्प मात्रा में पोषक पाया जाता है और अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्मिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती क्या कहलाता है? तो कार्मिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती जो होती है सो फसल चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? फसल चक्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन है फसल में कीट को कम करना यानी बचाव करना क्या कहलाता है? तो फसल में कीट को कम करना बचाव करना क्या कहलाती है? तो धमक कहलाती है। क्या कहलाती है? धमक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है गाय हो गया बोस इंडिकस, भैंस हो गया बोस बुटिलस या भारतीय नस्ल है। क्या हो गया? या जो भारतीय नस्ल जो है क्या है?
तो गाय हो गया और भैंस हो गया। विदेशी नस्लों जैसा कौन कौन सी होती है, तो विदेशी नस्लों में हम लोग जर्सी को रखे हैं, ब्राउन को रखे हैं और ईसवस को रखे हैं। ये जो क्या हो गया, विदेशी नस्ल हो गया। और देसी नस्ल क्या हो गया, तो रेड सिंधी और साहिवाल, ये सब क्या हो गया, देसी नस्ल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि ऑयस्टर जो है, ऑयस्टर का सर्वन यानी कि पालन जो है मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि ऑयस्टर का जो है इसका पालन हम लोग किसके लिए करते हैं, तो मोतियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है मोरी कल्चर। तो मोरी कल्चर जो होती है सो क्या होती है, तो शहतूत पर कीट का पालन, शहतूत पर कीट का पालन जो करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोरी कल्चर कहते हैं। कतला मछली जो होती है, कतला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। कतला पूछेगा, कतला मछली जो होती है किसकी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है, तो जल की सतह से प्राप्त करती है। लेकिन रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करती है। जो रोहू मछली होती है वो क्या करती है, तालाब के जो होती है सो मध्य क्षेत्र से प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, मृगल तथा कोमल कार्प तालाब की जो होती है सो तालाब की तली से भोजन प्राप्त करती है। मृगल तथा कोमल एक क्या है, हाँ, मृगल तथा कोमल कार्प जो होती है सो तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। यानी कि मुख्य स्रोत पूछेगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, तो ज्वार हो गया और बाजरा हो गया। तो अब हम लोग 392 नंबर क्वेश्चन जो से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 393 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 393 नंबर क्वेश्चन क्या बता रही है, फूल गोभी में क्या क्या पाई जाती है। तो फूल गोभी यदि आप खाएंगे तो वहाँ पे आपको फास्फोरस मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा, तो फूल गोभी खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गर्म होती है किसके द्वारा होती है। तो पृथ्वी गर्म जो होती है सो विकिरण के द्वारा होती है, तथा वायुमंडल जो गर्म होती है, पृथ्वी गर्म होती है विकिरण तथा वायुमंडल गर्म भी हो जाती है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से। वायुमंडल गर्म होती है पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से। तो क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी गर्म होती है किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, और वायुमंडल गर्म होती है तो पृथ्वी तथा पानी द्वारा परावर्तित विकिरण से। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जो होती है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति से संभव नहीं होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कब नहीं होती है, तो जब वहाँ पे जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाती है उस समय नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन जो होती है सो कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। वाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का अर्थ है। तो ओजोन छिद्र का अर्थ जो है सो क्या है, तो ओजोन परत का पतला होना। ओजोन छिद्र का अर्थ यही होता है कि ओजोन का परत जो होता है सो पतला होने लगता है। बंजर सेल पर लाइकन की वृद्धि के बाद मॉस का वृद्धि होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंजर सेल पर जब लाइकन की वृद्धि हो जाती है तो उसके बाद किस चीज़ का वृद्धि होती है, तो मॉस की वृद्धि होती है। मैग्नीशियम रिबन का दहन सफ़ेद ज्वाला के साथ होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन जो होता है किस रंग के यानी किसके साथ होता है, तो यानी कि सफ़ेद ज्वाला के साथ होता है। धातु जो से क्या है, तो धातु क्या करती है यानी कि अम्ल से रिएक्शन करती है तब लवण के निर्माण करती है और हाइड्रोजन भी उत्पादन करती है। तो अब हम लोग जो से 400 क्वेश्चन जो से कंप्लीट कर चुके हैं, 400 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला क्लास में हम लोग 401 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से इस NCERT सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो जिसको भी मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि मेरा क्लास जो है अच्छा चल रहा है और लाइक भी करें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास नंबर जो रहेगा आगे वाला सो 4 रहेगा, यानी कि क्लास नंबर 4 रहने वाला।